हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये अब जो जर्नी चलेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था, हमारा अल्कीन था, अल्काइन था, अल्केन भाई सब थे, वो सारे हमने डिटेल्स में उसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सबको अच्छे से डिस्कशन कर दिया। ठीक है, आज से शुरू करेंगे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसको डिटेल्स में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आप सुनते हो, आपका दिमाग में पहला नाम किसका आता है? हमारा बेंजीन भाई साहब का। अरे हाँ जी सर, हमने तो इसको भूल ही गया था, बेंजीन भाई साहब। इसके अंदर एक गोला भी है। ठीक है, तो पहले हिस्ट्री ऑफ बेंजीन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखो, फैराडे आइसोलेटेड बेंजीन फ्रॉम ए कंप्रेस्ड illuminating gas that had been made by pyrolyzing whale oil। ठीक है, तो पहले फैराडे ने इसको बनाया था। ठीक है, इन 1825 of a new hydrocarbon by the English chemist Michael Faraday, Royal Institute से, Faraday called this new hydrocarbon bicarbonate of hydrogen, we now called it benzene। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, 1825 में फैराडे भाई साहब ने हमें एक हाइड्रोकार्बन दिए थे, उनका नाम इन्होंने क्या बताया था? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम अब बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, देन इन 1834 में जर्मन केमिस्ट ये आए हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से, ये क्या गया, सिंथेसाइज्ड बेंजीन बाय हीटिंग बेंजोइक एसिड विद कैल्शियम ऑक्साइड। तो इन्होंने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को, हमारा बेंजीन को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करके, बेंजोइक एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, CaO के साथ रिएक्शन करके हमें क्या दिया, बेंजीन। ये किया 1835 में। ये एक साइंटिस्ट है, एलिहार्ड मिस्टन चर्चिल। ठीक है, यूजिंग वेपर डेंसिटी मेजरमेंट he showed further that benzene has a molecular formula C6H6। इन्होंने बेंजीन दिए, साथ ही साथ बताया उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। ठीक है, तो पहले फैराडे ने आए थे, फिर हमारा 1834 में इन्होंने बेंजोइक एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करके ये दिया। ठीक है, देन अब देखते हैं बॉन्डिंग इन बेंजीन। ईच ऑफ द कार्बन इन बेंजीन यूजेस 2 sp2 ऑर्बिटल टू बॉन्ड टू अदर कार्बन। Its third sp2 orbital overlaps the s orbital of hydrogen। अच्छा, all carbon and hydrogen in benzene are planar। ठीक है, ये है हमारा बेंजीन बाबा। इसका सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। कैसे हुआ ये मत पूछना, क्योंकि अगर 1 pi 1 रहा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 0 pi 1 रहेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 pi बॉन्ड रहेगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एंड डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 pi रहता है। ठीक है, हाँ जी सर। All 6 carbon atoms are arranged at the corner of regular hexagon and CCC bond angle are 120 degree। All CC bonds are equal length 1.39 Armstrong। ठीक है, 1.39 Armstrong एंड CC बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री। ये प्लानर स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन बाबा हमारा प्लानर स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, सारे कार्बन का बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ये 1.39 Armstrong है। ठीक है, देखो ये है हमारा बेंजीन बाबा। ये एक सैंडविच की तरह होता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बीच में रह जाता है। जैसे सैंडविच में क्या होता है, ऊपर नीचे एंड बीच में मसाला रह जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो बेंजीन बाबा यहाँ रह जाते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, इन्फिनिट कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, इसको देख लो, हम करते हैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ। ठीक है, देखो ऐसा ऐसा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है, यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉनिक मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन होता है ऊपर नीचे। तो बेंजीन एक क्या होता है, ये एक सैंडविच की तरह हो जाता है, ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में रह जाता है। ठीक है, जैसे सैंडविच में रहता है। ठीक है, इसको देख लिया, समझ में आ गया। देन अब आगे चलते, देखो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे तो 6 आइसोलेटेड पी ऑर्बिटल विद 6 इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। देखो ये है psi1, ये psi2। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये वाला बॉन्डिंग। ऊपर एंटी बॉन्डिंग में इसका इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पे
फिलअप हो गया। ठीक है, एक मजेदार किस्सा है, केकुले ने, आपको पता है केकुले ने उसका बेंजीन का स्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है, पहले ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर एंड में ऐसा हुआ। ठीक है, उसका हमें डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसका केकुले ने एक, ये हमारा फेमस है बेंजीन का स्ट्रक्चर देने के लिए। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, ऑगस्ट केकुले, बहुत बड़ा नाम है। Was born in Germany. He entered the University of Gießen to study architecture, but switched to chemistry after taking course on this subject. ठीक है, he was a professor of chemistry at the University of Heidelberg at the University of Belgium, that at the University of Bonn in 1890. He gave an speech at 25th anniversary celebration of his first paper on the cyclic structure of benzene. ठीक है, in this speech he claimed that he had arrived at the structure as a result of dozing off in front of a fire while working on a textbook. He dreamed of chain of carbon atom twisting and turning in snake-like motion. ठीक है, when suddenly the head of one snake seized a hold on its own tail and formed a spinning ring. तो इन्होंने एक ड्रीम देखा, ये क्या, एक फायर के पास क्या था, एक स्नेक जा रहा था। ठीक है, एक स्नेक मूव कर रहा था, ये सडनली ये स्नेक क्या क्या वो अपने टेल को ही पकड़ लिया। ठीक है, इन्होंने ऐसा ड्रीम देखा, इसी ड्रीम के चलते हुए ये आगे हमारा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये प्रपोज किया। ठीक है, तो ये एक ड्रीम देखा, जब इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में तरह तरह की ये सोच रहे थे। ठीक है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, तो अब ये एक ड्रीम देखा, क्या देखा, he dreamed of a chain of carbon atom twisting and turning, मान चेन ऑफ कार्बन एटम क्या है, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, जैसे ऐसे 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 सांप की तरह हो रहा है। और ये क्या, एक सांप जैसे इसका टेल को अगर पकड़ लेगा क्या हो जाएगा, साइक्लिक चेन हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन का टेल, एक कार्बन का टेल, एक कार्बन का हेड दूसरे कार्बन का टेल को ये पकड़ लेता है, तो कार्बन एक साइक्लिक चेन जैसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, स्पिनिंग रिंग जैसा फॉर्म हो रहा है। रिसेंटली द veracity of Kekule's next story has been questioned by those who point out that there is no written record of the dream from the time he experienced it in 1816 until the time he related it in 1890. Other counters that dreams are not the kind of evidence one publishes in scientific papers, and it is not uncommon for scientists to experience creative idea emerging from their subconscious at moment when they are not thinking about science. Also, Kekule warned against publishing dream when he said, "Let us learn to dream, and perhaps then we shall learn the truth. But let us also be aware not to publish our dream until they have been examined by weakened mind." In 1895, he was made a nobleman by Emperor William II of Germany. This allowed him to add Bond standards to his name. Kekule's students received 3 of the first 5 Nobel Prize in chemistry. Van Top in 1901, Fisher in 1902 and Bayer in 1905. ये इन सबको तो आपने अच्छे से जाना होगा। हमारा फिशर प्रोजेक्शन आता है, वेन टॉप इक्वेशन आता है, बेयर आता है। ठीक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी आता है। ठीक है, ये सारे कैकुलस के ही स्टूडेंट थे, जो हमारा फर्स्ट, जब नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट 5 में से 3 ही कैकुले का स्टूडेंट ले गए थे। ठीक है, तो कैकुले का ऐसा, जब ये सोच रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में, उन्होंने एक ड्रीम देखा था, उसी ड्रीम को ये बताया, लेकिन इसका ड्रीम का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कुछ लोगों ने इसको मानने में, कुछ साइंटिस्ट ने इनकार भी कर दिया था। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियली कभी ये पब्लिश नहीं किया, क्योंकि और हमेशा सोचते रहते हैं, तो हम जो सोचते हैं कभी कभी हमारा सपने में वही आ जाता है। ठीक है, तो इनका सपना भी ऐसा आया था। ये एक मजेदार किस्सा है केकुले के बारे में, जो अपने ड्रीम लेके, भाई हम तो ड्रीम देखते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कहाँ चांद में घूम रहे, कहाँ क्या कर रहे, लेकिन उसको कभी रियल लाइफ में उतार नहीं पा रहे। केकुले से कुछ ये सीखने वाली बात है, इन्होंने अपने दिमाग को, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर निकालने के लिए वो 24 आवर्स अपने दिमाग में लगा रहे थे। ठीक है, जब वो सो रहे थे और उनका सबकॉन्शियस माइंड भी उस थॉट को लेकर चल रहा था, भाई कैसे कैसे होगा, इसीलिए इनका ड्रीम भी आ गया और उसको आगे जाके ये सक्सेसफुली उनको बना भी दिया। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो यही था केकुले के बारे में, थोड़ा ड्रीम्स के बारे में। ठीक है, देन प्रिपेरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं प्रिपेरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय साइक्लाइजेशन ऑफ इथाइन, डीकार्बोसिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को रिड्यूस करके बना सकते हैं। डीकार्बोसिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, जैसे 1834 में उन्होंने बताया था क्या है, बेंजोइक एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करके बनाया था। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। देन साइक्लाइजेशन ऑफ इथाइन। ठीक है, एक एक को डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। पहले साइक्लाइजेशन ऑफ
साइक्लिलाइजेशन ऑफ इथाइन, ठीक है, ये इथाइन में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब जब देंगे ये क्या हो जाएगा, हमारा बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देन डीकार्बोसिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, इसको हम सुडालाइम बोलते हैं। 1:1 रेशियो ऑफ हमारा क्या है, NaOH एंड CaO सुडालाइम, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं इसके डीकार्बोसिलेशन, डीकार्बोसिलेशन मतलब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप हमारा क्या था, COOH, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, COON है। डीकार्बोसिलेशन मैंने बताया ऑर्गेनिक में जहां डी लग रहा है मतलब वो निकल रहा है डीहाइड्रेशन, OH निकल रहा है, डी हालोजिनेशन, हालोजन ग्रुप निकल रहा है, डी हाइड्रो हालोजिनेशन, हाइड्रो पर हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो हालोजन, हालोजन के लिए हालोजिनेशन, डी हाइड्रो हालोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हालोजन निकल रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में डी लगाया मतलब वो निकल रहा है, तो यहाँ पे डी कार्बोसिलेशन, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप निकल रहा है, निकल गया भाई। ये जब निकल गया ये रिंग की छोड़ के चला गया भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेगा भाई अब मुझे जाने का टाइम आ गया, मैं जा रहा हूं, ठीक है, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले जन्म में, ठीक है। और ये बोलेगा बेंजीन होगा, ठीक है, तू जा, मैं एक न्यू कंपाउंड बन गया, क्या है, मेरा नाम अब हो गया बेंजीन। पहले क्या था, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड था, अब मैं क्या हो गया, बेंजीन। कोई नहीं, बेंजीन भी काम में आएगा, तो हमारा आ गया बेंजीन भाई, ये हमारा बेंजीन बाबा बन गए, ठीक है, समझ में आ गया। देन रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल को जब हम जिंक के प्रेजेंस में रिड्यूस करके इसका OH चला जाता है और ये क्या हो जाता है हमारा, ये जिंक ऑक्साइड बन के चला जाता है और हमारा हमें मिल जाता है बेंजीन रिंग, क्योंकि OH चला गया और रह गया क्या, बेंजीन रिंग रह गया, ठीक है। द केमिस्ट्री ऑफ सनस्क्रीन कैचिंग द सन्स रे, व्हाट हैपेंस टू देम। सनस्क्रीन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। सनस्क्रीन ये लड़कियां ज्यादातर यूज करते हैं, लड़के यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं ये फैशन के लिए, नहीं नहीं बाबा फैशन के लिए नहीं, सनस्क्रीन एक प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देखो जैसे पहले सनस्क्रीन का केमिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। सनस्क्रीन क्या होता है, हमारा जनरल यूवी रेज में थ्री टाइप्स का रेज होता है, ठीक है। एक होता है UVA, एक होता है UVB, एक होता है UVC। जो UVC है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये हमारे लिए सही है, ठीक है। लेकिन UVB एंड UVA ये दोनों हमारे लिए खतरनाक है, ठीक है। और आपने बचपन से सुन के आया हमारा जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है, हमारा UV रेज को रोक लेता है, ठीक है। वो रुकता किसको है, अरे पूरा तो रोक लेगा तो ब्लॉक हो जाएगा ना, अंधेरा हो जाएगा, नहीं नहीं, वो क्या करता है, वो UVA एंड UVB को ब्लॉक कर देता है, UVC को जाने देता है, ठीक है। UVA और UVB हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर मान लो ये हमारा, मान लो ये इसका हैंड है, ठीक है, यहाँ पे अगर सन रेज पड़ेगा, इसमें अगर UVC रहेगा तो ये ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर UVB रहेगा ये थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर UVC रहेगा ये अंदर तक आ जाएगा, सॉरी UVA रहेगा तो अंदर तक आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, हमारा स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और हमें स्किन कैंसर होने का चांसेस भी है, ठीक है। इसीलिए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेस टू स्किन कैंसर, इसीलिए क्योंकि वो UVA UVB को ब्लॉक करके रखता है, अगर वो आ जाएंगे, वो हमारा स्किन से टकराएंगे तो हमें स्किन कैंसर होने का चांसेस है पूरा। तो सनस्क्रीन क्या करता है, सनस्क्रीन क्या करता है, हमारा एक लेयर बना देता है। मान लो ये हमारे हैंड है, इसके ऊपर एक लेयर बना देता है, ठीक है। जब ये आके घुसने का मतलब प्रोटेक्शन, ये वन टाइप का प्रोटेक्शन, ये आएगा अंदर जाने के लिए ट्राई करेगा, ये नहीं जाने देगा, ऐसा आएगा ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसा आएगा ऐसे चला जाएगा। तो अगर स्किन के अंदर तक नहीं जाएगा तो स्किन कैंसर नहीं होगा। इसीलिए आप हमारा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, चाहे लड़के हो या लड़कियां, ठीक है, दोनों यूज करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो सन है ना उसमें बहुत सारे खतरनाक UVA UVB आ जाते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन, इतना पॉल्यूशन के वजह से हमारा और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा ओजोन लेयर क्या होता है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है ये भाई साहब, द यूजेस ऑफ सनस्क्रीन इन रिसेंट ईयर हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू हाइटेंड कंसर्न ओवर द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, ठीक है। पहले तो ये नहीं था, क्योंकि पहले हमारा क्या है, हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन था, ग्लोबल वार्मिंग इतना नहीं था, ओजोन लेयर पूरा था, ठीक है, उसमें छेद वगैरह कुछ नहीं हुआ था, तो हमारा UVA UVB का आने का चांस नहीं था, तो UVC ओनली आता था, जो हमारे लिए सही है, ठीक है। तो स्किन कैंसर का चांसेस नहीं था। जैसे जैसे न्यूज मीडिया और जैसे जैसे साइंटिफिक रिपोर्ट आने लगा स्किन कैंसर के लिए, तो हमारा सनस्क्रीन का मार्केट धीरे धीरे हमारा ऊपर जाने लगा, ठीक है। UV radiation can cause adjacent thymine base to form mutagenic dimers
सनस्क्रीन एफोर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन बिकॉज दे कंटेन्स एरोमेटिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे ये सनस्क्रीन के बात करने का मतलब क्या है, तो उसमें होता है एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन यूवी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन बाय दिस मॉलिक्यूल promotes pi and non-bonding electron to higher energy level, after which the energy is dissipated by relaxation through molecular vibration. In essence of UV radiation is concentrated to heat, मतलब IR रेडिएशन हो जाता है। देखो ये जो हमारा ये रहता है, ये क्या करता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, विथ एब्जॉर्बिंग एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हायर एनर्जी स्टेट को ट्रांसफर कर देता है। फिर ये क्या करता है, हमारा जो यूवी का इसको डिपिक्ट कर देता है एज ए एनर्जी, मतलब सिर्फ आईआर रह जाता है, मतलब आईआर को कन्वर्ट कर देता है और हमारा यूवी का हार्मफुल रेडिएशन को रेडिएट कर देता है। ठीक है, sunscreens are classified according to the portion of UV spectrum where their maximum absorption occur. 3 region of UV, देखो मैंने बताया UVA generally region 280 to 320, UVB 100 to 280, UVC. The UVC region is potentially most dangerous because it is in shortest wavelength and therefore highest energy. However, ozone and other components in Earth's atmosphere absorb UVC wavelength and thus we protected from radiation in the part of ठीक है, risk of skin cancer is preliminarily associated with UVB radiation, although some UVA wavelength may be important as well. ठीक है, UVA and UVB देखो मैंने बताया ना, UVA एंड हमारा UVB रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जनरली कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा क्या रहता है, हमारा यहाँ पर एक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है सनस्क्रीन में, वही हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, वो जो यूवी के खतरनाक रेडिएशन उसको सिर्फ हीट एनर्जी में रख देते हैं, मतलब आईआर रेडिएशन होकर रह जाता है। ठीक है, उसका हार्मफुल इफेक्ट चला जाता है ड्यू टू हमारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के साथ, मतलब इसका रिएक्शन के साथ। अभी तो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में हो गया, ठीक है, ठीक है, कैकुलस ड्रीम के बारे में हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया, हिस्ट्री हमारा हो गया, बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, उसका प्रिपरेशन भी हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में इसका रिएक्शन को लेकर। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।